नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हम लोगों की जो कहानी है वह बरहम शाह तक पहुंच चुकी है। यानी हम लोग बात कर रहे हैं गुलाम वंश की, जो कि कब से कब तक चलेगा, 1206 से 1290 तक। और इसमें हम लोग बात कर लिए थे कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ पे जो हम लोगों ने कल बात की है दोस्तों, वो हम लोगों ने आखिरी शख्स की बात की थी, बरहम शाह, जो कि सुल्तान बना। किसको मारने के बाद? रज़िया सुल्तान को, जो कि पहली महिला सुल्तान थी, जो कि एकमात्र महिला सुल्तान भी कही जाती हैं दोस्तों। इस बात को मैंने कल जिक्र कर दिया है। अब देखिए, यानी बरहम शाह जो था ये कब से कब तक रहा। देखिए, क्योंकि रज़िया सुल्तान मारी गई 1240 में ये बन गया सुल्तान, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, ये 1242 तक ही हुआ। अब जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इसी के साम्राज्य में सबसे पहला आक्रमण होगा मंगोलियाइट्स की तरफ से, मंगोलियों की तरफ से। उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उनसे लड़ने गया था। और जब ये लड़ के वहाँ पे मंगोलाइट्स के जो आक्रमण थे उसको कंट्रोल करके, उसको पूरे तरीके से संभालने के बाद जब ये दिल्ली की तरफ वापस लौट रहा था, तो कुछ इसी के दल के लोग, कुछ इसी के जो सैनिक थे और कुछ इसी के जो करीबी लोग हुआ करते थे, इसके खिलाफ भड़क चुके थे। क्यों भड़के थे? क्योंकि इसने गलत तरीके से रज़िया सुल्तान को सीट पर से हटाया था, गद्दी पर से हटाया था सुल्तान के, और अपने खुद सुल्तान बन गया था। अब देखिए, इसी में एक शख्स हुआ करता था इसका, जो कि बहुत करीबी भी हुआ करता, जिसका नाम था मसूद शाह। और ये जो शख्स है दोस्तों, ये कौन है? ये इल्तुतमिश का पोता हुआ करता था, यानी रज़िया सुल्तान इसकी क्या थी? बुआ। अब देखिए, ये काफ़ी नाराज़ हुआ करता था बरहम शाह से। इसी कारण से इसने क्या किया, दल चालीसाओं के ही कुछ लोगों को भड़काया, और सैनिक दल के कुछ टुकड़ियों को भड़काने के बाद इसी पे आक्रमण बोल दिया। बीच रास्ते में ही जब ये सब दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे, उसी चीज़ को ये कंट्रोल नहीं कर पाया, और बरहम शाह वहीं का वहीं क्या हुआ, मारा गया। यानी जब मंगोलाइट्स की ये आक्रमण कंट्रोल करके दिल्ली की तरफ जब वापस अपने साम्राज्य की ओर लौट रहा था, मसूद शाह ने इसी के ऊपर आक्रमण किया, इसी के दल चालीसाओं के लोगों के साथ मिलके, इसी के सैनिक के टुकड़ियों के साथ मिलके, और बरहम शाह मारा गया। अब जब बरहम शाह मरा तो अगले सीट पे काबिज कौन हुआ? 1242 में सीट पे काबिज कौन हुआ सुल्तान के? मसूद शाह, जो कि कब से कब तक चलेगा? 1242 से लेके दोस्तों 1246 तक। देखिए, यानी क्या हुआ, बरहम शाह के बाद जो अगला सुल्तान बना वो मसूद शाह बना। अब देखिए, मसूद शाह जो बड़ा क्रूर शासक माना गया, जिससे साम्राज्य एकदम खुश नहीं थी, नाखुश थी इससे साम्राज्य। इसी के चलते हुए साम्राज्य के प्रेशर में ही आके, और लोग इसको चाह रहे थे कि ये सुल्तान पे गद्दी पे न बैठे, इसी कारण से क्या हुआ, मसूद शाह को सुल्तान की गद्दी पर से हटना पड़ा। और इसको गद्दी पर से हटाने में जो इसको मेन रोल प्ले किया, उसका नाम क्या था दोस्तों? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, यानी बरहम शाह सुल्तान बना, जब ये मारा गया तो मसूद शाह बना। मसूद शाह को जब गद्दी पर से हटाया गया तो नसीरुद्दीन महमूद अगला सुल्तान बना। और नसीरुद्दीन महमूद जो है दोस्तों, ये 1246 से 1265 के बीच सुल्तान रहा। इसका जो समय काल है वो 1246 से लेके 1265 तक है। अब देखिए, इससे जो सवाल आता है, मैंने आपको कल बता रखा है, मसूद शाह से कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आते हैं। नसीरुद्दीन महमूद से बस एक सवाल आता है, जिसका नाम क्या है कि इसने एक टाइटल दी थी उलग खान की। इसने वो टाइटल किसको दी थी? उस शख्स का नाम पूछा जाता है दोस्तों। उस शख्स का नाम क्या है? बलबन। और नसीरुद्दीन महमूद ने जो उसे टाइटल दी थी, उस टाइटल का नाम क्या है दोस्तों? उलग खान। यानी उलग खान जो टाइटल बलबन को दी गई थी, वो नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दोस्तों जो नसीरुद्दीन महमूद हुआ करता था, इससे साम्राज्य वाले भी बड़े खुश थे। ये बड़ा सच्चा इंसान हुआ करता था, एक सच्चा रूलर था, जो कि कुरान के हिसाब से, जो कि हमने बात की है, इस्लाम धर्म की सबसे पाक किताब जो है, उसके हिसाब से ये चला करता था। अपने जीवन काल को चलाया, अपने साम्राज्य को चलाया। इसकी वजह से इससे कोई नाखुश नहीं था, इसके साम्राज्य में सब खुशहाल थे। इसने जो बलबन था, बलबन को उलग खान टाइटल दी। उलग खान का मतलब ही होता है विश्व का खान। ये काफ़ी बहादुर हुआ करता था, इसी कारण से नसीरुद्दीन महमूद ने इसे ये टाइटल दे दी थी दोस्तों। और टाइटल देने के साथ ही इसे क्या बना दिया था? वज़ीर बना दिया था। और मैंने आपको बताया है कि वज़ीर
क्या कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, यानी प्रधानमंत्री कहलाता है। वजीर कहाँ का बनाया गया था इसको, दिल्ली का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को टाइटल दी उलग खान की और इसको वजीर बना दिया दिल्ली का। अब देखिए दोस्तों, जो 1265 में जब नसरुद्दीन महमूद जब मरा तो इसका एक बेटा हुआ करता था। उसी बेटे को दल चालीसा की मदद से किसने मरवाया, बलबन ने मरवा दिया। यानी अब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था दोस्तों। यानी अब अगला सुल्तान ही कौन बनेगा, बलबन। और इसका पूरा नाम है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन। ध्यान से देखिएगा कड़ी को। अब देखिए, अब गयासुद्दीन बलबन जो शख्स है, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अभी तक जितने भी सुल्तान की बात आई, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालें इतिहास पीसी में से, इनसे ज़्यादा सवाल भी नहीं बनते हैं। ये बस आपको कड़ी जोड़ने के लिए समझा दिया गया कि इसके बाद कैसे कैसे गयासुद्दीन बलबन का नंबर आएगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों गयासुद्दीन बलबन की। इसने खुद एक टाइटल ली थी जिसका नाम था जिले इलाही, मतलब शैडो ऑफ गॉड, यानी भगवान की परछाई। अब इसने ऐसा क्यों किया था, ये क्या क्रूर शासक हुआ करता था, क्या लोग इससे खुश थे कि नहीं खुश थे, अब इस चीज़ पे हमें गौर करना है। देखिए, गयासुद्दीन बलबन, इसका जो साम्राज्य चला, जैसे मैंने बताया कि नसरुद्दीन महमूद जो है 1265 में मरा, तो ये जो इसका साम्राज्य चलेगा दोस्तों, ये 1265 से लेके 1287 तक चलेगा, यानी 1265 से लेके 1287 तक। जैसे ही ये 1265 में सुल्तान की गद्दी पे बैठेगा, सबसे पहला काम इसने ये किया कि दल चालीसा के जितने भी मेंबर थे सबको मरवा दिया। मतलब ये कि दल चालीसा का अंत हुआ। इसके बाद दल चालीसा नहीं चलेगी। दल चालीसा नाम की जो एक प्रथा चल रही थी इल्तुतमिश के शासनकाल से, अब गयासुद्दीन बलबन ने उसे पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। और ख़त्म कैसे किया दोस्तों, इस बात पे हमें गौर देना पड़ेगा। दल चालीसा में जैसा मैंने बता रखा है इल्तुतमिश वाले लेक्चर में कि दल चालीसा जो थी ये 40 लोगों की सदस्यता वाली एक टीम हुआ करती थी, यानी 40 मेंबर हुआ करते थे। ये 40 के 40 लोगों को ही क्या करेगा, मरवा देगा। जैसे ही सीट पर काबिज होगा, सबसे पहला काम इसने ये किया। और आप सब समझ रहे होंगे कि क्यों इसने किया, क्योंकि आप देख रहे हैं दल चालीसा ही क्या हुआ है, पूरा उलट फेर कर रहा है, पूरा इतिहास को चेंज कर रहा है। जितने भी सुल्तान आए, कहीं ना कहीं उनको मरवाने में किसका हाथ रहा है, दल चालीसा का हाथ रहा। ठीक, इसी डर से, इसी चालाकी में इसने ये किया कि अगर दल चालीसा रहा तो हो सके मुझे भी मारने में किसका हाथ हो जाए, दल चालीसा का। इसी वजह से इसने पहले ही ख़त्म करा दिया। जब जैसे ही 40 लोग मरे, 40 लोगों को इसने सर जो था धड़ से एकदम अलग करा दिया था। अब क्या हुआ, जैसे ही ये 40 लोग मारे जाएंगे, यहाँ के जो भी साम्राज्य के लोग हुआ करते, क्योंकि अभी अभी नया राजा बना था, अभी नया सुल्तान बना था, जैसे ही आया वैसे ही किया। अब साम्राज्य के लोग क्या हुए, एकदम भड़क गए। उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसने एक नीति अपनाई। उसी नीति का नाम है लौह एवं रक्त की नीति, यानी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। मैं लिखता हूँ, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, यानी लौह एवं रक्त की नीति। अब देखिए, इसमें क्या होता था, इसमें ये ऐलान करा दिया कि अगर कोई भी साम्राज्य में, अगर कोई भी शख्स साम्राज्य में इसके खिलाफ अगर भड़कता है या भड़काता है लोगों को, तो उसे एक बार मात्र समझाया जाएगा, दूसरी बार उसे मौका नहीं दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, उसका भी सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसी नीति को क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, यानी लौह एवं रक्त की नीति। अब देखिए दोस्तों, इसने एक और काम शुरुआत किया। इसने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। अब देखिए, सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस, सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। अब देखिए, ये ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत आता है कि सिजदा और पाइबोस का सिस्टम किसने शुरुआत किया था और इसकी अंत किसने की थी। ठीक, अब देखिए, सिस्टम ऑफ जो सिजदा एंड पाइबोस था, सिजदा मतलब ही ये होता था कि इसके साम्राज्य में अगर कोई आ रहा है इससे मिलने, यानी इसके दरबार में अगर कोई आया है या कि ये किसी के यहाँ गया हुआ है, सबसे पहले जो शख्स इसके सामने खड़ा रहेगा वह घुटने के बल बैठ जाएगा। घुटने के बल बैठने के बाद अपना सर जो है ज़मीन पे टच कराएगा, यानी ज़मीन पे छुआएगा, और इसका जो सर का जो डायरेक्शन होगा वह किसके तरफ रहेगा, इसके तरफ रहेगा। यानी गयासुद्दीन बलबन अगर यहाँ खड़ा है तो जो शख्स आएगा वह यहाँ बैठेगा दोस्तों, अपने घुटने के बल और सर इसके तरफ झुकाएगा। यही सिस्टम क्या कहलाता था, सिजदा कहलाता था। और
जब ये शख्स पूरे तरीके से लेट जाएगा, लेटने के बाद क्या करेगा, इसके पाँव को चूमेगा। यानी ये कि दोस्तों कि जो भी शख्स आया वह घुटने के बल बैठा और अपना सर इसके तरफ झुका दिया। झुकाने के बाद इसके पाँव को चूमा, यही क्या कहलाता है, पाइबोस। यानी पाँव को चूमने की प्रथा पाइबोस कहलाती थी और घुटने के बल बैठ के सर झुकाने की प्रथा सिजदा कहलाती थी। और इस सिस्टम को शुरुआत करने वाला इंसान कौन था, गयासुद्दीन बलबन। और जैसा मैंने बताया ये अपने से ही एक टाइटल ले लिया जिसका नाम ही था जिल्ले इलाही, जिसका मतलब ये होता है भगवान की परछाई यानी शैडो ऑफ गॉड। तो ये सब मेन इसकी चीज़ें रहीं जो इसने शुरुआत कराई। ठीक, अब देखिए दोस्त, इसी के शासनकाल में दूसरा मंगोलियों का अटैक हुआ, यानी सेकंड अटैक ऑफ मंगोलाइट्स किसके शासनकाल में हुआ, गयासुद्दीन बलबन के। जब इसके शासनकाल में दूसरा अटैक हुआ, और ये जो दूसरा अटैक हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1287 में। तो इसी का जो बेटा हुआ करता था, यानी गयासुद्दीन बलबन का जो बेटा हुआ करता था वह क्या हुआ, मारा गया मंगोलियों द्वारा। जब मंगोलियों द्वारा 1287 में गयासुद्दीन का बेटा मारा गया, उसी गम में क्या होगा, गयासुद्दीन बलबन तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक, यानी गयासुद्दीन बलबन जो था इसकी कहानी कब ख़त्म हुई, 1287 में। अब जब ये मरा तब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ था कि अब इसका बेटा तो पहले ही मंगोलियों द्वारा मारा जा चुका है, अब कौन बनेगा अगला शासक, यानी कौन बनेगा अगला सुल्तान। तो नाम किसका आएगा, गयासुद्दीन बलबन के पोते का। किसका नाम आया दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन के पोते का, जिसका नाम क्या था, कैकूकाबाद। ठीक, अब ये देखिए, अभी इसको जो इतिहासकार हैं कैकूकाबाद को कहते हैं ये अयोग्य शासक था, ये सुल्तान बनने के योग्य नहीं था। ध्यान से समझिएगा कड़ी को, कैकूकाबाद 1287 में अभी मैंने बताया गयासुद्दीन बलबन मरेगा और उसी का पोता कैकूकाबाद जो था वो क्या बनेगा, सुल्तान बनेगा। और ये अयोग्य होने के कारण ही 1290 तक चल पाएगा। यानी ये बात हुई कि इसका समय काल जो रहा काफ़ी कम रहा। और इसको फिर सीट पर से, गद्दी पर से कौन हटाएगा दोस्तों, इसको हटाएगा दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर्स। और जब ये शमसुद्दीन कैमूर्स इसको कब हटाएगा, 1290 में। अयोग्य भी हुआ करता था, ये सीट पे बैठने लायक था भी नहीं, तो इसी का जो बहुत करीबी इंसान हुआ करता है शमसुद्दीन कैमूर्स, इसको हटाएगा। अब देखिए ये आप 1290 देख रहे होंगे तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश की बात हुई थी वो कब से कब तक चलेगी, 1206 से 1290 तक ही चलेगी। यानी हम लोग उस घड़ी पे पहुंच चुके हैं, उस समय काल पे हम लोग पहुंच चुके हैं जब किसका अंत होना है, गुलाम वंश का अंत होना है। अब देखिए जो शमसुद्दीन कैमूर्स है इससे एक सवाल पूछा जाता है कि आखिरी सुल्तान गुलाम वंश का कौन था, यानी लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का आखिरी सुल्तान कौन था, तो आप बोलेंगे शमसुद्दीन कैमूर्स 1290 में। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या इसके साथ कि ये आगे समय तक साम्राज्य अपना नहीं चला पाया। क्या शमसुद्दीन कैमूर्स के मरने के बाद गुलाम वंश वाकई में ख़त्म हो गया था कि गुलाम वंश नए नाम से शुरुआत हो गया था। कौन इसको शुरुआत करेगा दोस्तों, इस चीज़ पे हम लोग आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक, और एक बात मैं आपको फिर यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, कल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जितने भी गुलाम वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अभी तक जो भी वीडियो अपलोडेड की गई हैं उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल दोस्तों। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हो चुका है तो आप उसे पहले ही देख लें, ताकि जब हम कल क्वेश्चन का डिस्कशन शुरुआत करें जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आपके दिमाग में उसका जवाब घूमने लगे। ठीक दोस्तों, तो मैं इसी के साथ वीडियो को आज विराम देता हूं और ये कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा भी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद।